दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई फोकस फंड के बारे में। ये एक फोकस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फोकस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जो मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही अपना पैसा लगा सकते हैं। 30 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज में ये पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ये फंड कहाँ पैसा लगा रहा है, कितना पैसा लगा रहा है और इसने रिटर्न्स कैसे दी हैं। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड अच्छा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक फोकस फंड है। और फोकस फंड कौन से फंड्स होते हैं? ये वो फंड्स होते हैं जिनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो मैक्सिमम टोटल 30 स्टॉक्स में ही अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या होती है कि मार्केट कैप वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी कैटेगरी की शेयर में ये कितना भी पैसा अपना लगा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो BSE 500 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। टोटल कंपनीज की अगर हम इसके पोर्टफोलियो में बात करते हैं तो टोटल 26 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में इस वक्त मौजूद है। अब दोस्तों अगर हम इसकी लॉन्च डेट की यहाँ पर बात करें तो जनवरी 2013 से इसका जो डायरेक्ट प्लान है वो चल रहा है। रेगुलर प्लान इसका 2013 से भी पहले से चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो मिस्टर आर श्रीनिवासनन इसके फंड मैनेजर हैं और ये इसको मई 2009 से हैंडल कर रहे हैं। यानी कि जब रेगुलर प्लान हुआ करता था इस फंड का, तब से ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी की लगी है कि इसमें जो फंड मैनेजर हैं वो काफी लंबे टाइम से इसके फंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। और मिस्टर श्रीनिवासन का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड जैसा एक फंड भी ये मैनेज करते हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी फंड साइज की बात करें तो 23,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज इसका हो चुका है। अब देखिए फोकस फंड में मुझे फंड साइज ज्यादा होना एक प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली लार्ज कैप, मिड कैप फंड में भी फंड साइज ज्यादा हो जाता है तो कंपनी के पास, फंड के पास ऑप्शन है कि वो ज्यादा कंपनीज में पैसा लगा दे। लेकिन फोकस्ड फंड के पास ये ऑप्शन नहीं है। सिर्फ 30 कंपनीज में ही वो पैसा लगा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है 60% के आसपास। मिड कैप कंपनीज में 35% और स्मॉल कैप कंपनीज में ये यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोकस फंड के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, फिर भी ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा नहीं लगा रहा है। ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरह ज्यादा पैसा अपना लगाता हुआ दिख रहा है। 60% पैसा लार्ज कैप में और मिड कैप में 35% पैसा। यानी कि जो इसकी रिस्क कैटेगरी है वो लार्ज एंड मिड कैप से थोड़ी सी ज्यादा है और मिड कैप फंड से कम रिस्क ये यहाँ पर लेते हुए आपको दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो भी काफी रीजनेबल दिख रही है। सिर्फ 0.69%, जो कि एवरेज कैटेगरी की 0.86% से कम है। तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पर ठीक दिख रही है, कोई नुकसान यहाँ पर इन्वेस्टर्स का नहीं हो रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात करें तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों आइए इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड के बारे में और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 20.48 है, शार्प रेशो 1.06 और टर्नओवर रेशो 49%। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 12.27 होती है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का क्या बताता है कि ये कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी कम होती है स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी दिखती है। तो यहाँ पर इस फंड की वॉलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज ज्यादा दिख रही है। शार्प रेशो की बात करें, शार्प रेशो ये दिखाता है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो ये फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। टर्नओवर रेशो की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। और कम टर्नओवर रेशो ये दिखाता है कि एक फंड कितना बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। और ये चीज मैंने कंसिस्टेंटली देखी है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के जितने भी म्यूचुअल फंड है उनकी टर्नओवर रेशो कम रहती है। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बाद लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कंपनीज को ऐड किया जाता है, जो कि हमेशा एक पॉजिटिव बात होती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अब अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 20% के आसपास, देन एफएमसीजी में 12%, सर्विस सेक्टर में 11%, टेक्नोलॉजी में 9.73 और हेल्थ केयर में 8.35%। तो बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसकी जो कंपनीज है वो ऑलरेडी काफी कंसंट्रेटेड है। 26 कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में
तो इस वजह से बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं रखी गई है। सेक्टर्स भी अच्छे यहाँ पर दिखते हैं, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ। टॉप 10 कंपनीज पे दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन कंपनीज के साथ साथ ये फॉरेन कंपनीज में भी पैसा लगा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा इसने मुथूट फाइनेंस में लगाया हुआ है 6% के आसपास। उसके बाद नेटफ्लिक्स में, जो कि एक यूएसए की कंपनी है, उसमें 5.4%। देन अल्फाबेट इंक क्लास है, यानी कि गूगल में भी इसने 5.4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर में 5%, भारतीय एयरटेल में भी 5% के आसपास, एचडीएफसी बैंक में 5% के आसपास ही दिख रहा है। निविदिया कॉर्पोरेशन में, जो कि एक यूएसए की कंपनी है, 4.34%। डिविज लैब, हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट्स और मैक्स हेल्थ केयर में भी इसने काफी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा 8-10% टाइप पैसा नहीं लगाया हुआ है। कोशिश की हुई है कि एक सिमिलर रेंज में पैसा लगा पाए। और अगर आप कंपनीज को इसकी देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेजरली यहाँ पर अच्छा खासा मिक्स लार्ज कैप और मिड कैप का दिख रहा है। हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट्स और मैक्स हेल्थ केयर जैसी मिड कैप कंपनीज दिख रही हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, मुथूट फाइनेंस जैसी यहाँ पर आपको लार्ज कैप कंपनीज भी दिख रही हैं। उसके साथ साथ यूएसए की भी 3 कंपनीज दिख रही है। जो बस एक मुझे यहाँ पर कमी दिखती है इसके पोर्टफोलियो में, टॉप 10 में देखते हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी इसके पोर्टफोलियो में नहीं है। ये मुझे एक कमी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर आप दोस्तों एक लार्ज कैप फंड के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ या एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको टाइप फंड के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ये फंड यहाँ पर देते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा निफ्टी 50 की कंपनीज में यहाँ पर पैसा नहीं लगाया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव एंगल आप देख सकते हैं अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता है 1 साल पहले इस फंड में, तो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 14,000 के आसपास बना दिए। लगभग 40% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 10,000 रुपए पे बना के दी है। 5 सालों में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 10,000 की लागत आपकी इस फंड ने 26,000 के आसपास बना दी है। 21% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में, यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 42,000 के आसपास कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप इसकी रिटर्न देखेंगे तो इसकी रिटर्न थोड़ी लार्ज कैप फंड टाइप रिटर्न दिख रही है। 21% के आसपास की रिटर्न है, काफी अच्छी रिटर्न है। रिटर्न्स में यहाँ पर कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि मिड कैप में भी 35% पैसा लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से काफी अच्छी रिटर्न इस फंड ने यहाँ पर जनरेट की हुई है। और 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फोकस फंड यहाँ पर चल रहा है। एसआईपी पे बात कर लें दोस्तों, तो अगर आपने 1,000 रुपए यहाँ पर लगाए होते, तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,05,000 रुपए के आसपास बना दी है। 3 सालों में 36,000 की लागत 56,000 के आसपास बना दी है। तो 5 सालों में वही 20 के आसपास की रिटर्न दिख रही है, 23% की रिटर्न है। 3 सालों में 31, 2 सालों में 46% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा फंड दिख रहा है। फोकस फंड है, तो बस आपको ये याद रखना है कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, जो एक रिस्क आपको समझ के चलना है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 2 चीज देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। पहली तो ये चीज है कि क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर पा रहा है फंड या नहीं, और दूसरा जो उसके आसपास के और दूसरे फोकस फंड है उनके मुकाबले वो कैसी रिटर्न दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसकी बेंचमार्क की रिटर्न से कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने अपने बेंचमार्क को 5 सालों में आराम से बीट किया है। 1 साल में आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 27% की रिटर्न दी है, इस फंड ने 39% की रिटर्न दी है। 5 सालों में आप देखेंगे इस फंड ने 21% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 17% की रिटर्न दी है। तो रेगुलरली ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जो इन्वेस्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मुझे लगता है उनको यहाँ पर कोई नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। दोस्तों अगर हम 1 साल में इसका कंपैरिजन एक्सेस फोकस 25 फंड और मिराई एसेट फोकस फंड से करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फंड ने यहाँ पर 1 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न दी है।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस फंड ने 41% के आसपास की रिटर्न दी है एक साल में, और इसके आसपास की ही रिटर्न मिराई एसेट फोकस फंड ने दी है। हालांकि ये दोनों फंड्स लगभग एक जैसी रिटर्न यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आप 5 सालों में देखते हैं तो इसने एक्सिस फोकस फंड जैसी ही रिटर्न यहाँ पर दी है। लगभग सेम रिटर्न आपको देखने को मिल रही है एक्सिस फोकस फंड की और एसबीआई फोकस फंड की। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस फंड में, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इस फंड को चूज किया हुआ है, तो यहाँ पर इस फंड में कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही है कि आपको इस फंड से निकल जाना चाहिए। वहीं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एडिशनली, तो आपको यहाँ पर रिस्क समझकर चलना है कि ये एक फोकस फंड है, तो रिस्क वहां पर ये आ जाता है कि सिर्फ 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करने की रिस्ट्रिक्शन इस फंड के ऊपर है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से जब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो शायद ये अंडर परफॉर्म भी कर सकता है लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करते हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से इस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप एक लार्ज कैप फंड के साथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग भी टिकर टिप का ऐसे यूज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डीमेट अकाउंट अगर आपने नहीं खुलवाया है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।